नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से की बातचीत। कहा, सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन से न सिर्फ तेजी से काम करने को मिला बढ़ावा, बल्कि बिचौलियों की जरूरत भी नहीं। भारत और अमेरिका के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा मंत्री ने कहा, बीईसीए पर हस्ताक्षर होना महत्वपूर्ण उपलब्धि। केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मामला मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। किरण रिजिजू ने कहा, सांगे लाडेन स्पोर्ट्स अकादमी में एक्सीलेंस सेंटर बनने से त्वरित गति से होगा खेल सुविधाओं का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की कि त्यौहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई। इस योजना का तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है और इससे काम तेजी से और डिजिटल माध्यम से होता है। उन्होंने कहा, इस योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती। कोविड-19 महामारी से प्रभावित आजीविका गतिविधियों को फिर शुरू करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए ये योजना चलाई जा रही है। गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है और आज हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है और पहले तो नौकरी पैसे वालों को भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब आदमी, रेहड़ी ठेले वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है। बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक उद्योग को भारत में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर उसकी प्रगति और समृद्धि में साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। कल विश्व के प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से विकसित हो रहे ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। इस वार्षिक बैठक का आयोजन नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया था। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत को आकर्षक निवेश स्थल बनाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के उपलक्ष्य हासिल करने के लिए गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का विश्वास विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी समुचित देखभाल में है, इसलिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होनी चाहिए। इंडिया बिलीव्स दैट access to energy must be affordable and reliable. That is when socio-economic transformation can take place. We view
the energy sector as one that empowers people and furthers ease of living. India's energy plan aims to ensure energy justice. That too, while fully following our global commitments for sustainable growth. This means more energy to improve the lives of Indians. भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। भारत और अमेरिका ने आज 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तीसरी 2+2 वार्ता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सार्थक और उपयोगी विचार विमर्श हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर होना आज की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। वार्ता के शुरू में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मौजूदा दौर में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इस समय में रक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में मिलकर काम करना भारत और अमेरिका के व्यापक हित में होगा। Comprehensive discussions on key aspects of our bilateral and multilateral cooperation. We considered the major challenges we face, the need for quick economic recovery and growth, prevention of the pandemic rebuild, the global supply chains and related issues received obvious priority in our discussions. In the defense industrial cooperation area, we had a very candid and useful discussion. Recent initiative of Atmanirbhar Bharat in defense sector was underlined as a key driver and a guiding factor of our defense industrial cooperation. The United States-India partnership is more important than ever to ensure security, stability, and prosperity of the region and the world. Look, our joint efforts to fight the pandemic, which we talked about at great length, are a strong signal that our nations are committed to working together and expanding our partnership across many fronts. U.S. health agencies are working closely with government partners of India on the COVID-19 response. As you have heard from my colleagues, the Indo-Pacific region was a particular focus of our talks. We reiterated the importance of peace, stability, and prosperity for all countries in this region. केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मामला मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच आज राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस वर्चुअल समझौते के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए सभी आवश्यक किट्स और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। राज्य में मार्शल आर्ट्स, वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग खेलों के प्रशिक्षण के लिए कोच और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास केंद्रीय खेल विभाग प्राथमिकता के आधार पर करेगा। अपने संबोधन में केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के संबंध में आज हुए समझौते से खेलों के विकास के लिए आवंटित धनराशि से त्वरित गति से खेल सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। साइन होने के बाद ये ईटानगर में सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी में जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया गया वो फुल शेप देगा। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कोचिंग, ट्रेनिंग सब चीज ईटानगर में मिलेगा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में स्टेट बड़ा है, पॉपुलेशन थोड़ा कम है, एरिया डिफिकल्टीज है, तो आगे जाकर के हम लोग और देखना होगा। जैसे वहाँ आर्चरी का फैसिलिटी ऑलरेडी है लेकिन प्रॉपरली अभी नहीं है। स्पेस के हिसाब से, फैसिलिटी का पॉसिबिलिटी के हिसाब से देख करके इस 3 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बाद हम चाहते हैं कि 1-2 और ऐड हो जाए। अरुणाचल की बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक का MOU साइन हुआ और ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये एक नेशनल स्टैंडर्ड का होगा और इसमें अभी साई ने भारत सरकार ने हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किट्स और स्पोर्ट्स का जितने भी आइटम्स हैं, इक्विपमेंट है,
हमारा यहाँ में 3 डिसिप्लिन का साइन हुआ। तो जैसे कि आपको बॉक्सिंग है, वोसू है, और काफ़ी कोचेस भी वहाँ से भेजा, कोचेस वगैरह भी काफ़ी भेजा है। इसको हम लोग अभी साई से काफ़ी हमारा भारत सरकार से काफ़ी मदद मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT अरुणाचल से आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर युवाओं का कौशल विकास करने का आह्वान किया है। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पापुमपारे जिले के जोते में NIT अरुणाचल की स्थायी परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए श्री निशंक ने कहा कि क्षेत्र में खिलौने बनाने, कीवी, अदरक और इलायची के प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, अचार बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लासेस, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सस्ते सैनिटाइजर के विकास और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थान की सराहना की। उन्होंने उद्योगों और अकादमिक संस्थानों के बीच बेहतर सामंजस्य पर बल दिया। और ये उद्योगों के बीच गैप होता है तब तक कठिनाई होती है। इस समय हमने कोशिश की है कि मेरे जो ये IIT हैं, मेरे NITs हैं, इनके और उद्योगों के बीच गैप न रहे। इधर उद्योगों को क्या जरूरत है, वहाँ पर स्थानीय आवश्यकता क्या है, और उसको पाठ्यक्रम से जोड़ करके उसको ऊपर उठाने का काम हम कर रहे हैं। इन संस्थानों को, मेरे IITs है, मेरे NITs है, मेरे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के तमाम संस्थान हैं, हम इंटरनेशनल स्तर पर उसके जो छवि है, उसका जो पाठ्यक्रम है, जो उसका फलक है, वो इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ा रहे हैं। NIT जोते के नए भवनों के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा निर्माणाधीन भवनों के काम को समय से पूरा करने के लिए निर्धारित धनराशि जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, ताकि NIT आगामी सत्र से अपना शैक्षणिक कार्य जोते परिसर से संचालित कर सके। उन्होंने कहा कि राजधानी ईटानगर से लगा जोते भविष्य में राज्य का एजुकेशन हब होगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद NIT परिसर के निर्माण कार्य को देखकर बहुत संतोष हुआ है और उम्मीद की कि NIT अरुणाचल का भविष्य बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो मैं समझता हूं कि एक बार ये फैसिलिटी जो कॉम्प्लेक्स हम लोग का जो टारगेट जो बताया है, मार्च 2021 तक बना के तैयार हो जाएंगे। तो बाकी जो भी काम अभी अधूरा है, जो भी आपने सैंक्शन करके रखा है, उसको आप तुरंत अगर फंडिंग अगर NIT को कर देंगे तो ऑन टारगेट हम उम्मीद करेंगे कि बाय मार्च 2021 हम लोग ये पूरा कैंपस का हम लोग एक साथ फिर उसमें हम लोग कंप्लीट कर पाएगा। कि जोते जो है हम लोगों का फ्यूचर एजुकेशन हब अभी होने वाला है। जितने भी जो हमारा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिशमेंट वहाँ कर रहे हैं। तो आने वाला दिनों में बहुत अच्छा कैंपस, पूरे जोते एरिया बहुत अच्छा कैंपस में उभर के आएंगे सर। मेरे लिए ये निजी तौर पर बहुत ही एक तरफ से खुशी का भी बात है और सफलता का भी एक पर्व है। काफी सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग तरस रहे थे और मुझे कई लोग ये कहते रहते हैं कि NIT तो खुल गए हैं लेकिन बिल्डिंग कब बनेगा, परमानेंट कैंपस में कब जाएंगे, कब से NIT का बिल्डिंग देखने को मिलेगा। तरह तरह के बातें लगातार सुनते आए हैं और कई सालों के बाद आज ये मौका मिला कि कुछ कहने के लिए, देखने के लिए, लोगों को बताने के लिए और महसूस करने के लिए कि कुछ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमित 2 रोगियों की मृत्यु होने से राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में पापुमपारे जिले की 35 वर्षीय एक महिला और असम के 55 वर्षीय एक पुरुष की कोविड से कल मृत्यु हो गई। राज्य में कल कोविड के 147 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 231 रोगी स्वस्थ हुए।
राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.65% हो गई है और मृत्यु दर 0.24% है। सोमवार को आए नए मामलों में राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 56, वेस्ट सियांग से 17, लोहित और ईस्ट सियांग से 9, अपर सियांग से 8, नामसाई और लोअर दिबांग वैली से 7, लेपारादा और अपर सुबनसिरी जिले से 6, पापुमपारे से 5, वेस्ट कामेंग और तिराप से 4, चांगलांग और लोंगडिंग से 2 मामले शामिल हैं। इसके अलावा लोअर सुबनसिरी, सियांग, लोअर सियांग, क्रादादी और तवांग जिले से 1 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड के 2174 सक्रिय मामले हैं और 12,182 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.62% से भी अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 63,000 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से अब तक 72 लाख से भी अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36,469 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,25,000 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 488 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,58,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर मिजोरम में बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर राज्य में 3 नवंबर तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी। इससे बांग्लादेश के लिए अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी यातायात तेज तथा निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगा। श्री गडकरी ने घोषणा की कि अगरतला में 4 लेन के बाईपास सहित 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 365 किलोमीटर होगी और इन पर 75 अरब 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन राजमार्गों से त्रिपुरा में विभिन्न पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के लिए बेहतर संपर्क, त्वरित और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलने से पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इन राजमार्गों के बन जाने से लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।